नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग इस चैनल पर मिल रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अब से हम लोग इस पर नियमित रूप से मिलेंगे। नियमित रूप से इस चैनल पर वीडियो आपको प्राप्त होंगे जीके से रिलेटेड। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस को लेकर के, जो कि एसएससी 2025 में आने वाले परीक्षाओं को नजर में रख करके तैयार किया गया है। इस वीडियो को तैयार करने में बच्चों काफी मेहनत लगा है, समय भी लगा है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको आप पहले स्वयं से बनाने की कोशिश करें। इसके बाद वीडियो में जो आंसर बताए गए हैं आप उन आंसर से अपने आंसर को मैच कर ले। इससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि जनरल साइंस में अभी आपकी स्थिति क्या है। जनरल साइंस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अधिकांश स्टूडेंट या तो सवाल छोड़ देते हैं या तो उनसे बन नहीं पाता है। ज्यादातर हमारा फोकस जो होता है वो जीके पार्ट में होता है। जनरल साइंस को हम लोग आमतौर पर इग्नोर करते हैं, लेकिन एसएससी में पूछे जाने वाले जनरल साइंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी संख्या भी अच्छी खासी होती है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस की औषधि है। मतलब सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस की औषधि है, वो क्या करता है, सल्फर ड्रग का मेन फंक्शन क्या है, सल्फर ड्रग किस प्रकार की औषधि है। वो प्रतिजीवाणुक है, मतलब एंटीबैक्टीरियल, पीड़ाहारी है, मतलब आपकी पीड़ा या दर्द को हर लेगी, ज्वरनाशी है, मतलब फीवर को रिड्यूस करेगा, फीवर को कम करेगा, या प्रतिरोधी है या आपको इम्यून सिस्टम देगा। सल्फर ड्रग किस प्रकार की औषधि है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। सल्फर ड्रग एंटीबैक्टीरियल है ना, वो दवा है, ड्रग है। ये एक औषधि है जो कि बैक्टीरिया से बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उनको वो क्योर करने में मदद करती है। यानी कि हमारा राइट वन का आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में और मूव करते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। कौन सी गैस जो है वो हंसी पैदा करने वाली, लाफिंग गैस, आप उसको दूसरे शब्दों में कहें लाफिंग गैस, हंसी पैदा करने वाली की जगह पर लाफिंग गैस भी पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सी गैस को हम लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो 2 का जो आंसर होगा वो ए होगा। हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। 4 टीका आपके सामने है। पहला है लाइव एटेन्युएटेड वायरल वेक्टर, टॉक्सॉइड और mRNA। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाने का काम करता है। थोड़ा आप समय ले, थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करें। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। 3 का राइट आंसर सी होगा। टॉक्सॉइड टीका किस प्रकार का टीका होता है। इसमें जो जर्म्स होते हैं उनके विष से ही तैयार किया गया वो टीका होता है। यानी कि ये मतलब अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसका जो पॉइजन होता है उस पॉइजन से ही वो टीका तैयार होता है। तो इस टीके को टॉक्सॉइड टीका कहा जाता है। तो डिप्थीरिया का जो टीका होता है वो टॉक्सॉइड कैटेगरी में आने वाला वो टीका होता है। इसका मतलब है कि हमारा 3 का आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक रेशम का एक घटक है कौन, है ना, मतलब प्राकृतिक रेशम में कौन इसमें से पाया जाता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसमें से कौन सा जो घटक है वो आपको रेशम में मिलने वाला है, प्राकृतिक रेशम में। एक बार सवाल को फिर से देखा जाए। इसके ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 4 का आंसर सी होना चाहिए। प्राकृतिक रेशम में एमिनो अम्ल होते हैं और एमिनो अम्ल का जो मेन जो घटक होता है वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना, उसमें प्रोटीन, वो प्रोटीन के बने होते हैं, सॉरी प्राकृतिक रेशम प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन में नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 का आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 5 की ओर।
करके एटम में नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? एटम में जो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड और न्यूटन। इनमें से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी एटम में नाइट्रोजन? सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, इनको थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया जाए। यहां पर न्यूट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना, न्यूट्रॉन होना चाहिए, इसमें न्यूट्रॉन होना चाहिए। चलिए, अब हमारा सवाल सही है। कह रहे हैं कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड और न्यूटन। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर इसका चैडविक होना चाहिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। चैडविक जो थे उन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो 5 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 6 की ओर। रसोई गैस किनका मिश्रण है ना? किनका मिश्रण जो होता है वो रसोई गैस होता है, जिसको आप एलपीजी भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है आपका मीथेन एवं इथिलीन, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, है ना, ये ऑप्शन आपका डी है। इसमें से कौन सा मिश्रण रसोई गैस के रूप में यूज होता है? बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर बी होना चाहिए। ब्यूटेन और प्रोपेन, इनका जो मिक्सचर होता है ना, वो उनको हम एलपीजी के रूप में जानते हैं। तो इसका जो 6 का राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को काटता है? मतलब अगर उस कांच का इस्तेमाल करते हैं तो यूवी रेस, जो अल्ट्रावायलेट जो रेस है, हम तक नहीं पहुंच पाती है। सोडा कांच, कांच का मतलब ग्लास आप समझिए, पायरेक्स कांच, पायरेक्स ग्लास, जेना कांच और क्रुक्स कांच। इसमें से कौन सा कांच का इस्तेमाल हम लोग चश्मा में करते हैं, लेंस बनाने में करते हैं, ताकि पराबैंगनी किरणों से बचा जा सके? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्रुक्स कांच होना चाहिए, ठीक है ना। क्रुक्स कांच में क्या होता है? इसमें सीरियम ऑक्साइड होता है। ये सीरियम ऑक्साइड क्या करता है? ये सीरियम ऑक्साइड पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। इसमें सीरियम ऑक्साइड होता है जो कि पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस कारण से इस कांच का प्रयोग लेंस बनाने में किया जाता है। तो हमारा 7 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 8 में। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का और कार्बोहाइड्रेट का। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। चलिए, आसान सवाल है, इसको हल किया जा सकता है। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। इसका मतलब 8 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 9 की तरफ। इस वैज्ञानिक के सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस वैज्ञानिक के सम्मान में, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सभी के सभी सवाल जो है वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका संबंध एग्जाम से नहीं हो। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। बच्चों आप इनको खुद बनाइए, इससे आप अपने तैयारी को अच्छी तरह से एसेस कर सकते हैं। सवाल क्या है कि किस वैज्ञानिक के सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए, रामानुजम, प्रोफेसर एस चंद्रशेखर, सीवी रमन और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सीवी रमन होना चाहिए। इसी दिन, इसी 28 फरवरी को, आप ऐसा समझिए 28 फरवरी 1928 को, ठीक है ना, सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट का खोज किया था। तो इसी सम्मान में 28 फरवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 28 फरवरी 1928 को ही रमन इफेक्ट जानकारी में आया था, ठीक है ना, और इसी के सम्मान में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आते हैं ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे क्या भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? यदि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है 46.1%, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 46.1% है। इसके बाद सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम और क्लोरीन।
बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सिलिकॉन होना चाहिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सिलिकॉन होता है। उसकी मात्रा अगर राउंड फिगर में कहा जाए तो लगभग 28%, यानी कि 28.2% है, जबकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है 46.1%। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 10 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं हम आगे, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप, सबसे प्योर पानी किसका होता है? नल का पानी सबसे प्योर होता है कि समुद्री जल का पानी सबसे प्योर होता है? जो कि आप सीधे इसको तो नकारा जा सकता है कि समुद्री जल जो होता है वो सबसे प्योर नहीं होता है। वर्षा का पानी सबसे प्योर होता है या डिस्टिल्ड वाटर सबसे प्योर होता है? इसमें से कौन सा पानी प्योरेस्ट वाटर के रूप में जाना जाता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो वर्षा का पानी। वर्षा का पानी को सबसे शुद्ध पानी के रूप में समझा जाता है, यानी कि 11 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं हम आगे, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड, ठीक है ना, वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? कोविशील्ड आपने जरूर सुना होगा, आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको लिया भी होगा। तो कोविशील्ड की कितनी मात्रा वयस्कों को दी जाती है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जानते हैं कि कोविशील्ड के 2 डोज सभी वयस्कों को लेना होता था। आपने सभी, हम में से सभी ने 2 डोज उसको लिए हैं, और एक डोज में उसकी जो मात्रा होती है वो 0.5 ml होती है, वो 0.5 ml होती है, यानी कि हमारा जो 12 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात कि कोविशील्ड जो वैक्सीन था, इसको तैयार किसने किया था? इसको तैयार किसने किया था? तो इसको तैयार करने वाला भारतीय कंपनी का नाम था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको तैयार किया था, ठीक है ना। सीरम इंस्टीट्यूट, केवल आप इतना समझिए, यही आपके लिए पर्याप्त है। हालांकि उसमें प्राइवेट लिमिटेड वगैरह लगा हुआ है, लेकिन आपको वो देखना नहीं है। एग्जाम्स के लिए जो जरूरी चीज है, जहां से आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को डेवलप किया था। इसके 0.5 ml का जो डोज होता है वो एडल्ट को दिया जाता है। तो हमारा जो 12 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए, हम लोग बात को आगे कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक एसिड जो होता है वो किसके समान गंध देती है? सिरका के समान, टमाटर के समान, मिट्टी के तेल के समान, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। 13 का राइट आंसर ए होगा। एसिटिक एसिड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसका स्मेल होता है पंजेंट होता है, तीखा होता है। और ये विनेगार, सिरका का मतलब विनेगार, अगर आप सिरका नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको विनेगार समझिए। इसका जो गंध होता है वो विनेगार की तरह होता है, यानी कि हमारा 13 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइएगा नंबर 14 में। अधिकतर एंजाइम होते हैं, ठीक है, वसा होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ा आप टाइम लीजिए और इसको थोड़ा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो बच्चों वो प्रोटीन होते हैं, यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। कौन सा रोग मूंगफली से संबंध रखता है और वो ज्यादा हानिकारक भी है? आर्द्रपतन, टिक्का, चूर्निल आसिता, या इनमें से कोई नहीं? मूंगफली का इसमें से कौन सा रोग ज्यादा हानिकारक है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए टिक्का होना चाहिए, ठीक है ना। टिक्का, आप जहां मूंगफली का खेती होता है वहां ये रोग एक कॉमन रोग है, ठीक है ना। वहां टिक्का नामक एक रोग कॉमन रोग है। तो 15 का जो राइट आंसर हमारा होगा, हमारा जो 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। 15 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा हम आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? मतलब 3 अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल नहीं है और एक अम्ल इसमें ऑर्गेनिक अम्ल है। साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 16 का राइट आंसर ए होना चाहिए। साइट्रिक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक एसिड है, बाकी सभी केमिकल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल एसिड है, नाइट्रिक अम्ल केमिकल एसिड है और फास्फोरिक अम्ल भी ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन साइट्रिक एसिड जो होता है ना वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है ना। यानी कि हमारा 16 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते 17 में। सवाल क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव रक्त में एल्कोहल की कितना प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? कितना प्रतिशत यदि ह्यूमन ब्लड में अगर ये एल्कोहल मिले तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? 2%, 3%,
5% और 7%। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। अगर ब्लड में अगर 2% अगर अल्कोहल आ गया C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि हमारा 17 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। 18 क्वेश्चन क्यों राउंड में मूव करते हैं। कह रहे क्या, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन योगी के कारण होती है। किसके कारण, यदि मछली मर जाए तो उसमें बहुत बदबू निकलती है, बहुत बदबू होती है। डेड मछली में बहुत ज्यादा बदबू होती है, तो किस कारण से होती है। एमिनो कंपाउंड के कारण, यौगिक के कारण, एल्डिहाइड यौगिक के कारण, सल्फर यौगिक के कारण और नाइट्रो यौगिक के कारण। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एमिनो यौगिक के कारण। 18 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते नंबर 19 में, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स होते हैं या इनमें से कोई नहीं। राइबोसोम इसमें से क्या है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डीएनए होना चाहिए, है ना। 19 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। राइबोसोम जो होते हैं वो डीएनए होते हैं और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का। ये इनका जो वर्क होता है वो क्या करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, यानी कि नए नए एमिनो एसिड बनाते हैं, ठीक है ना। ये इनका जो मुख्य काम है वो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। तो हमारा 19 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है कि कड़कनाथ एक किस्म है, किस जाति का किस जानवर का एक जो किस्म है, एक जो उसकी स्पेसीज है वो है कड़कनाथ। चलिए, सांड की, बकरा की, भैंस की और मुर्गा की, किसका एक जो किस्म है वो कड़कनाथ है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मुर्गा की, ठीक है ना। मुर्गा का एक नस्ल है जिसका नाम है कड़कनाथ। 20 का राइट आंसर डी होगा। ये सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ज्यादातर जो सवाल होते हैं ना वो रिपीटेड सवाल होते हैं। अगर आप किसी भी आप एसएससी पर नजर डालें विशेष तौर पर, तो इनके जो सवाल होते हैं कहीं ना कहीं से जरूर बिलोंग करते हैं। बहुत कम ही सवाल होगा एसएससी में पूछा गया जीके का या जीएस का जो कि फ्रेश सवाल होगा। ज्यादातर सवाल किसी ना किसी एग्जाम से वो संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये जो कड़कनाथ जो है वो किसका है, वो तो मुर्गा का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि पिछले सदी में वैश्विक औसतन तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। पिछले सदी में, पिछले सेंचुरी में कितना वैश्विक टेम्परेचर बढ़ा है। ये इसका सवाल का मतलब ये है। 3.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना टेम्परेचर पिछले सेंचुरी में रिकॉर्ड किया गया है इंक्रीजमेंट के तौर पर। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हमारा 21 का आंसर बी होगा। पिछले 100 सालों में जो ग्लोबल टेम्परेचर में जो वृद्धि हुई है वो है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ज्यादातर कारण इसका क्या है, औद्योगिकरण है। वाहन जो वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है ये है, और यही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा 21 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आते 22 में। कह रहे कि जापानी इंसेफलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के किस हिस्से को संक्रमित करता है। यानी कि जापानी इंसेफलाइटिस में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। त्वचा प्रभावित होता है, आरबीसी, मतलब इसको आप ब्लड भी कह सकते हैं। हम सीधे आरबीसी ना कह के ब्लड भी पूछा जा सकता है, लेकिन सवाल में आरबीसी है आपका, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, मस्तिष्क है और फेफड़ा है। कौन सा इसमें भाग प्रभावित होता है जापानी इंसेफलाइटिस से। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मस्तिष्क होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मस्तिष्क होना चाहिए। ब्रेन हमारा प्रभावित होता है, ब्रेन में सूजन आ जाता है, मेनली इसमें सूजन आ जाता है, ठीक है ना। ये एक ब्रेन का एक ये डिजीज है जापानी इंसेफलाइटिस, ठीक है। तो ये जो 22 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं 23 में। कह रहे कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आप कहिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। इसका पूरा नाम जो अगर कहा जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मेन अवयव क्या है। इसका जो मेन कंपोनेंट क्या है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। 4 नाम एक साथ लाइन से दिया हुआ है। इसमें से कौन सा सीएनजी का मेन कंपोनेंट है, तो वो है मीथेन।
वो है मीथेन। ज्यादातर जो सीएनजी का जो ये भाग होता है वो मीथेन का, लगभग 75% से ज्यादा जो भाग होता है वो मीथेन का होता है। तो हमारा जो 23 का जो राइट आंसर है वो बी है। आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्या, यदि 60 वाट का बल्ब, ठीक है, प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग किया जाए, कोई व्यक्ति 60 वाट का बल्ब हर दिन 5 घंटा जलाता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? हमको यूनिट देखना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वाट गुना घंटा गुना दिन, और इसको 1000 से ना हम डिवाइड कर देंगे यूनिट प्राप्त करने के लिए। ये आपका यूनिट बताएगा। अब कितना वाट दिया गया, 60 वाट दिया गया। घंटा कितना यूज हो रहा है, 5 घंटा यूज हो रहा है। दिन कितना है, 30 डेज है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको 1000 से डिवाइड कर दिए, तो ये आपके कैंसिल हो गए। चलिए सॉरी, चलिए ये 2 3 6 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा कितना हो गया, 9 यूनिट। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर बी आना चाहिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग करता है, तो 30 दिन में उसके 9 वाट खर्च होंगे। यूनिट कितना खर्च होगा, 9 यूनिट खर्च होगा। यानी कि हमारा 24 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहे कि जब लाल, नीला तथा हरा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब प्रकाश का रंग कैसा होगा? जब लाल कलर, नीला कलर और हरा कलर का समान मात्रा में यदि कहीं पर वो उसको मिश्रित किया जाए, तो इससे जो हमें जो रंग, नया जो रंग प्राप्त होता है बच्चों, वो कौन सा रंग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, सफेद। 25 का राइट आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में कौन सा इसमें उपस्थित नहीं होता है? तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और निकेल। इसमें से कौन सा जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जर्मन सिल्वर का एक कंपोनेंट नहीं है। यानी कि हमारा 26 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इसमें जस्ता लगभग 60% होता है, तांबा लगभग 60% होता है, जस्ता लगभग 20% होता है, और निकेल भी राउंड अबाउट अगर कह दे तो 20% होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एल्युमिनियम जो है वो जर्मन सिल्वर का एक हिस्सा नहीं है। चलिए तो 26 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। आते हैं 27 में। क्या प्रश्न है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप, उसका फिलामेंट का ताप कितना होता है? सामान्य तौर पर जो बल्ब हम लोग जो जलाते हैं उसका जो फिलामेंट होता है तो कितना वो टेम्परेचर वो शो करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 100 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी कर 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी कर 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 3000 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये सभी जो सवाल हैं वो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए सवाल है। ज्यादातर साइंस का सवाल जो होता है वो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए सवाल को ही वो रखता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फिलामेंट का वो टेम्परेचर होता है। यानी कि 27 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। आते हैं हम लोग 28 में। अभ्रक, जिसको माइका भी आप इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर। उष्मा एवं विद्युत दोनों का सुचालक या चालक होता है, गुड कंडक्टर। चलिए, उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक होता है, या उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सामानों में आप देखिएगा माइका का बहुत ज्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में माइका का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके किस प्रॉपर्टी को लेकर के? तो ये उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा 28 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 29 क्या कर रहा है? अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? किस कारण से अम्ल वर्षा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहले आप इनको खुद से पढ़ ले और एक बार इसको बनाने की कोशिश करें। ये बहुत ही रिपीटेड सवाल है, बहुत परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं कि किन के कारण अम्ल वर्षा होती है, या अम्ल वर्षा के लिए कौन से जिम्मेदार हैं।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, हमें दोनों पेयर में वो जिम्मेदार, ये हमको दोनों पेयर ऐसा खोजना है जिसमें जिस दोनों के कारण एसिड ड्रेन होता हो। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये ऑप्शन नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन नहीं होगा। एलिमिनेट कर दीजिए, अब जगह पर आ सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है ये आपके एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हमारा 29 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते 30 में, कह रहा है क्या, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 7 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस 7 मीटर से कम हो कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल, और एक माइक्रो है और एक माइक्रो है, दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, और एक मिली पार्टिकल। यदि किसी कण का एक विमा जो है वो 10 टू पावर माइनस 7 मीटर से अगर कम है तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा पार्टिकल कहलाएगा? तो इसका जो बच्चों राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल अगर 10 टू पावर माइनस 7 से अगर कम हो गया तो वो जाता है, हालांकि इसका जो मेजरमेंट होता है वो 10 टू पावर माइनस 9, नैनो मतलब 9, तो जो 7 से जो कम हो गया वो नैनो के कैटेगरी में आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारा 30 का राइट आंसर हमारा बी होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में ये टोटल 30 सवाल हैं, आप इनको खुद से बनाइए और वीडियो में जो आंसर बताया जा रहा है आप उसको जरूर आप उससे मिलान कर लीजिए। यदि आपको किसी प्रकार के क्वेरीज हो तो इसके लिए कमेंट बॉक्स का दरवाजा खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर के आप अपनी बात कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस चैनल पर हम सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज की बात बस यहीं तक, धन्यवाद।